पिछला जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने ब्रीदिंग को समझा था। हमने जाना था कि ब्रीदिंग क्या है। वहाँ पर हमने समझा कि हम जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब यह ब्रीदिंग संपन्न होता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में ब्रीदिंग कैसे संपन्न हो जाता है, ब्रीदिंग की क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है, उसी मैकेनिज्म को आज हमको जानना है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे संपन्न होता है। उसको समझने के लिए आइए हम लोग एक फिगर को देखते हैं, उसको समझते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद हम लोग पूरे मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। मुख्य रूप से यह फिगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाता है। हमारा जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र को बताता है। यह देखिए, यह है नॉस्ट्रिल, मतलब हमारे नाक का जो छिद्र है उसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं, नाक का छिद्र। यह नाक का छिद्र आपका यह नली है, इस नली से यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ नाक के नीचे माउथ है। ये माउथ के अंदर जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं हम लोग बकल कैविटी। और हमारा जो भोजन होता है इसी बकल कैविटी में हम लोग रखते हैं, चबाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारा जो नॉस्ट्रिल है उससे जो हवा हम खींचते हैं शरीर में, सांस जो भीतर जाता है, तो ये नॉस्ट्रिल से हवा जो अंदर आया, नॉस्ट्रिल से कहाँ आया, बकल कैविटी में आया, यहाँ पर आया। भोजन भी यहीं पर आता है। अब यहाँ के बाद यह जो नली है दो भागों में बंट जाती है। एक नली देखिए इधर आ गया, इस नली को हम लोग कहेंगे फूड पाइप, भोजन की नली। और यहाँ से एक नली अलग हुआ, इसको कहेंगे हम लोग विंड पाइप या ट्रैकिया, जिसको हम लोग कहते हैं श्वास की नली, हवा की नली। इसी से होकर के हवा जो है फेफड़े तक पहुँचता है। अब देखिए, यह जो कॉमन प्लेस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोजन भी इस नली से यहाँ तक आया, हवा भी इस नली से यहाँ तक आया, तो इसको हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। देखिए, हमको यहाँ पर इसको पढ़ाना नहीं है, हमको यहाँ पर यह बताना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। इसके लिए थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो यह जो फेरिंक्स है, यह कॉमन स्पेस है। इसके बाद यह नली यहाँ से अलग हुआ, यही सांस की नली है जो फेफड़ा तक पहुँचता है। यह भोजन की नली अलग हो गई। यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब आप भोजन को निगलते हैं तो यह एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है और भोजन आपके सांस नली में नहीं आ पाता है। तो यह सब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझेंगे कि हम सांस कैसे ले लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है सांस लेने का और सांस छोड़ने का। देखिए, हमारा जो लंग्स है, यह लंग्स एक कैविटी में है, एक खाली जगह में है। इस कैविटी को कहते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा। आइए वक्ष गुहा को ठीक से समझते हैं। देखिए, यह जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जब इसको छुइएगा तो आपको दिखेगा, महसूस होगा कुछ हड्डी। इस हड्डी को हम लोग कहते हैं रिब्स, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में छाती की हड्डी कहते हैं। यह 12 पेयर होता है, 24 रिब्स होते हैं। इसी रिब्स के नीचे, इसी रिब्स के पीछे आपका लंग्स सुरक्षित रहता है और हार्ट भी सुरक्षित रहता है। अब जैसे ही हम रिब्स के नीचे आते हैं, रिब्स के नीचे जहाँ रिब्स समाप्त होता है, यह जो बोन खत्म होता है, उसी के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम जो होता है हमारे शरीर को दो अलग अलग कैविटी में बांट देता है। यहाँ पर देखिए, यह रिब्स के नीचे, यहाँ पर बताया है रिब्स। देखिए, यह रिब्स छाती की हड्डी है,
छाती की हड्डी है, इसी के नीचे है, जहाँ समाप्त हुआ उसके नीचे डायफ्राम है। यह डायफ्राम यहाँ पर बताया गया है। तो रिब्स जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ पर डायफ्राम है। डायफ्राम शरीर को दो भागों में बांटा। डायफ्राम के नीचे वाला जो भाग होगा उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, मतलब उदर गुहा। उसमें मेरा इंटेस्टाइन वगैरह रहता है। और उसके ऊपर जो है, इसके ऊपर थोरैक्सिक कैविटी, इस थोरैसिक कैविटी में लंग्स रहता है और हार्ट रहता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायफ्राम के ऊपर वाला जो भाग है, जो हिस्सा है, जो खाली जगह है, इसके अंदर खाली जगह है, उसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं, हम उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो इसी में, इसी चेस्ट कैविटी में, इसी थोरैसिक कैविटी में हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा और हमारा हार्ट, हृदय सुरक्षित रहता है, इसी के पीछे रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह डायफ्राम हुआ, और यह जो कैविटी देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, यह सब जो खाली जगह देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, जिसमें मेरा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, यह सब वगैरह रहता है। आगे जब पढ़िएगा तो उसमें एक और पढ़िएगा पेल्विक कैविटी, तो उसको पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैकेनिज्म। तो डायफ्राम शरीर को दो हिस्सों में बांटा, एक थोरैसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ थोरैसिक कैविटी में लंग्स पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, सांस लेने के दौरान क्या होता है, कैसे हम सांस ले लेते हैं, इस मैकेनिज्म को खूब बढ़िया से समझिए। जैसे यह जो डायफ्राम है, यह नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, इसको समझना है। डायफ्राम में हमेशा मूवमेंट होते रहता है। इसके मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तब यह डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो यह डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, तो यह जो थोरैसिक कैविटी है, इस कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगा। डायफ्राम गुंबद के आकार का है, गुंबद के आकार का है ना डायफ्राम। अब इस डायफ्राम को हम नीचे ले आए। इमेजिन कीजिए कि यह डायफ्राम नीचे आया, तो नीचे जब आएगा तो ये थोरैसिक कैविटी का जो स्पेस है, खाली जगह है, यह बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यह रिब्स देख रहे हैं, रिब्स है। और रिब्स जो होते हैं वे मसल से जुड़े होते हैं। तो रिब्स के बीच जो मसल होता है, जो मसल रिब्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर क्या होता है सो देखिए, जैसे ही रिब्स के बीच जो मसल है, इंटरकोस्टल मसल, इसमें कंट्रैक्शन होता है। यह जब कंट्रैक्ट करता है, तो कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा जो रिब्स है वह बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, और थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। आप जब सांस लेते हैं उस समय अनुभव करके देखिएगा कि जैसे सांस लेते हैं, देखिए तो रिब्स कहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर और बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि डायफ्राम भी ऊपर नीचे करता है। अब पूरे स्थिति को समझिए होता क्या है पॉइंट वाइज। पहला चीज, सांस लेने के दौरान, प्रश्वास के दौरान, इनहेलेशन के दौरान, हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इनहेलेशन के दौरान देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। जब इनहेलेशन होता है, प्रश्वास होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या क्रिया होती है, इसको समझिए। पहला चीज क्या होगा, यहाँ पर देखिए, पहला चीज डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा और रिब्स जो है ऊपर की तरफ आएगा। काहे आएगा, तो इसके मसल में कंट्रैक्शन होता है, डायफ्राम के मसल में कंट्रैक्शन होता है। डायफ्राम भी मसल का सीट होता है, मसल का ही बना होता है, उसमें दूसरा कुछ नहीं होता है। यह मसल सीट है, यहाँ पर सीट ऑफ मसल हम लिखे हुए हैं। तो पहला जो हम प्रश्वास लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट
जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि इसके मसल, डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट करेंगे। दूसरा चीज, रिब्स के बीच जो इंटरकोस्टल मसल है वे कंट्रैक्ट करेंगे। अब कंट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, रिब्स क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। और डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, प्रश्वास के दौरान पहला चीज, डायफ्राम नीचे आता है और यह जो रिब्स है, यह रिब्स ऊपर की तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है, जिसके कारण यह जो थोरैसिक कैविटी है उस कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप हुआ क्या, स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायफ्राम के नीचे आने, रिब्स के बाहर और ऊपर आने से थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ेगा। यह कॉमन सेंस की बात है। यह नीचे आएगा तो स्पेस बढ़ेगा, इसके ऊपर रिब्स होता है, रिब्स ऊपर की तरफ आएगा तो इसका स्पेस बढ़ेगा। जब इसका स्पेस, थोरैसिक कैविटी का स्पेस जब बढ़ेगा तो थोरैसिक कैविटी में, इस कैविटी में ईयर होता है। आपके शरीर में ईयर भरा हुआ है तो यहाँ थोरैसिक कैविटी में भी ईयर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही स्पेस बढ़ गया तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा, स्पेस बढ़ा, इसका मतलब कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। और थोरैसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब क्या होगा, इसमें जो ईयर का प्रेशर था, इसमें थोरैसिक कैविटी में जो ईयर का प्रेशर था, यह प्रेशर घट जाएगा। अब कैसे घटेगा इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्पेस है, खाली जगह है और इसमें एयर भरा हुआ है। अब इसी स्पेस को हम बड़ा कर दिए, इसी स्पेस को बड़ा कर दिए। अब वही एयर है जो इसमें भरा था, उतना ही एयर इसमें भी है। तो इस पर जो प्रेशर पड़ेगा, इसके अपेक्षा यह प्रेशर घट जाएगा। तो स्पेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो एयर का प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी में क्या होगा, दूसरा पॉइंट, एयर प्रेशर जो होगा, एयर प्रेशर वह क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। थोरैसिक कैविटी का एयर प्रेशर डिक्रीज कर गया, घट गया। काहे घट गया, क्योंकि डायफ्राम नीचे आया, रिब्स ऊपर की तरफ गया, बाहर की तरफ गया, जिसके कारण थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ गया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब उसका आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ा तो उसके अंदर जो एयर का प्रेशर था वह प्रेशर घटेगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ समझाया कि स्पेस बढ़ा दीजिएगा, जगह बढ़ा दीजिएगा, तो उसमें जो एयर का प्रेशर पहले से था वह प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ एयर प्रेशर डिक्रीज किया। जैसे ही थोरैसिक कैविटी का एयर प्रेशर घट जाएगा, इसमें जो प्रेशर था वह प्रेशर कम हुआ, तो लंग्स पर जो प्रेशर पड़ रहा था एयर का यह प्रेशर कम हुआ। तो जब प्रेशर कम होगा लंग्स पर एयर का प्रेशर जब लंग्स पर कम होगा तो लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। एयर प्रेशर कम होगा तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है वह एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। और लंग्स एक्सपैंड करेगा, और लंग्स जब फैलेगा मतलब लंग्स के अंदर का स्पेस बढ़ेगा, इसके अंदर का स्पेस बढ़ेगा। तो इसका जो एयर प्रेशर है वह एयर प्रेशर भी घटेगा। स्वाभाविक है कि थोरैसिक कैविटी का जैसे ही एयर का प्रेशर घटा वैसे ही लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वह भी घट जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर घटा, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हुआ, तो आपका लंग्स, अब ध्यान से देखिए, कनेक्टेड है किससे, आपका लंग्स कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कनेक्टेड है। अब यहाँ का प्रेशर कम हुआ और यहाँ का प्रेशर अधिक हुआ। तो आप जानते हैं कि हवा का यह गुण है, एयर का यह प्रॉपर्टी है कि वह फ्लो करता है कैसे, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ वह फ्लो करने लगेगा।
तो स्वतः आप सोए हुए हैं, प्रेशर का खेल है, यहाँ प्रेशर घटा है और यहाँ प्रेशर अधिक है, तुरंत हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपका हवा यहाँ पर चलाएगा, तो हम कहेंगे क्या हो गया कि हम सांस ले लिए। यही मैकेनिज्म है किसका, इनहेलेशन का, प्रश्वास का। एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन का भी मैकेनिज्म हम बताएंगे। पहले इसको एक बार और देख लीजिए होता क्या है। इसमें क्या हो रहा है एकदम सिंपली देख लीजिए। देखिए आपका जो लंग्स है, आपका जो लंग्स है वह डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, एटमॉस्फेयर से, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर जो डायफ्राम है और इसके ऊपर जो रिब्स है, इसके ऊपर जो रिब्स लगा हुआ है, इसके ऊपर जो यह रिब्स है, यह रिब्स क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। कब, सांस लेने के दौरान यह बाहर की तरफ आएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, इसका स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ा इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही इसका वॉल्यूम इतना बड़ा से इतना बड़ा होगा तो उसमें जो एयर का प्रेशर पहले था वह एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और जब थोरेसिक कैविटी में एयर का प्रेशर कम होगा तो लंग्स पर भी एयर का प्रेशर कम होगा। और लंग्स पर एयर का प्रेशर जब कम होगा तो क्या होगा, इस पर जैसे ही प्रेशर कम हुआ यह एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, लंग्स के अंदर भी स्पेस बढ़ गया। इसका मतलब कि लंग्स के अंदर भी प्रेशर घट गया। और जैसे ही इसके अंदर प्रेशर घटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्टेड कहाँ है, एटमॉस्फेयर से। यह देखिए एटमॉस्फेयर से एकदम कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ का प्रेशर घटा और यहाँ का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, इसके अपेक्षा यहाँ पर उच्च प्रेशर है, यहाँ से हवा जो है कहाँ आ जाएगा, हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होने लगेगा। और इसी को हम कहते हैं क्या, प्रश्वास या सांस लेना। तो सांस लेने का मैकेनिज्म यही है, प्रश्वास का मैकेनिज्म यही है, इनहेलेशन का मैकेनिज्म यही है, सब प्रेशर का खेल है। दूसरा चीज, इसको समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। जैसे मेरा शरीर है और मेरे शरीर के अंदर की जो हवा है वह बाहर की तरफ दबाव डालती है। हमारे शरीर के अंदर हवा है वह बाहर की तरफ दबाव डालती है, और बाहर की जो हवा है, जिस एटमॉस्फेयर में हम खड़े हुए हैं, उस एटमॉस्फेयर का हवा हमारे शरीर पर दबाव डालता है। और दोनों का जो प्रेशर होता है, शरीर से बाहर की तरफ का प्रेशर और बाहर से शरीर पर का प्रेशर दोनों इक्वल होता है, जिसके कारण हमारा शरीर नॉर्मल रहता है, समान स्थिति में बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं किसी पहाड़ी पर, किसी पहाड़ पर, ऊंचे स्थान पर जब हम जाएंगे तो वहाँ देखते हैं क्या कि बहुत लोगों के नाक से खून आने लगता है, उसके कान से खून आने लगता है, मुंह से खून आने लगता है। वहाँ होता क्या है, जैसे ही ऊंचे स्थान पर जाइएगा तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा हवा का दबाव कम होता जाएगा, और हवा का दबाव कम होगा लेकिन आपके शरीर के अंदर जो हवा है वह तो उतना ही दबाव डाल रही है। तो शरीर के हवा का दबाव अधिक हो जाएगा वातावरण के हवा के दबाव से, क्योंकि ऊपर जाने से हवा का दबाव कम हुआ है और शरीर का दबाव उतना ही बना हुआ है। तो शरीर का जो दबाव है वह वातावरण के हवा के दबाव से अधिक होगा। तो जो कमजोर नस है, जो पतले कैपिलरीज हैं, बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं, वे क्या होंगे, फटते हैं, और फटते हैं तो खून निकलने लगता है। तो यह जो पूरा चीज हम समझ रहे हैं, पूरा खेल है किसका, एयर प्रेशर का। एयर प्रेशर के कारण ही ऐसा हो पाता है। डायफ्राम नीचे गया, रिब्स ऊपर आया, थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ गया। और जब थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ा तो उसमें क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। उसके अंदर जो हवा था उसका प्रेशर घटेगा तो लंग्स फैलेगा। लंग्स फैला मतलब उसका भी वॉल्यूम बढ़ा। उसके अंदर जो हवा था उसका भी प्रेशर घटा। वह जुड़ा हुआ है बाहर से, तो बाहर का जो प्रेशर है वह अधिक है, तो हवा फ्लो करने लगेगा कहाँ, बाहर से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब हम सांस ले लेते हैं। ठीक इसके विपरीत है सांस छोड़ने का मैकेनिज्म। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सांस छोड़ने का मैकेनिज्म क्या है। देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए। अब क्या होता है,
इनहेलेशन में बता दिए। एक्सहेलेशन में देख लीजिए ये क्या होगा। एक्सहेलेशन, इसमें क्या होगा, उच्छ्वास, या इसको हम लोग एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको देख लीजिए, सांस कैसे छोड़ देते हैं। अब तो क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेप देखिए, ये डायफ्राम आपको बताए थे नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है। तो जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा और रिब्स जो बाहर की तरफ आया था अब अंदर की तरफ आएगा। तो डायफ्राम का ऊपर जाना, रिब्स का अंदर की तरफ आना, दोनों कंडीशन में इसका जो स्पेस है यह स्पेस घट जाएगा। डायफ्राम नीचे की तरफ आया था तो स्पेस बढ़ा था, अब डायफ्राम ऊपर की तरफ गया है और रिब्स नीचे की तरफ गया है। सांस छोड़ के देखिए, आपके रिब्स का जो हड्डी है नीचे की तरफ जाएगा, तो स्पेस घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ बढ़ा तो घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई जगह है इतना बड़ा, इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, इस पर प्रेशर डाल रहा है हवा। अब इसी जगह को छोटा कर दिए, अब हवा उतना ही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर जैसे ही डायफ्राम ऊपर गया, रिब्स नीचे आया, नीचे की तरफ आया और पीछे की तरफ गया, ऊपर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ आया रिब्स, तो इसके थोरेसिक कैविटी का स्पेस घटेगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा। अब वॉल्यूम घटेगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा। अब बताइए, जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ से हवा क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके ठीक अपोजिट होता है एक्सहेलेशन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा कि कैसे हम सांस ले लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। अगले क्लास से हम लोग रेस्पिरेशन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आए हो दादा।